राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। हमने पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया है। इसमें एक उप महानिरीक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शामिल है। सीजीआई ने कहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एसआईटी में होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि लोगों ने 500 या 1000 रुपए दिए हैं, आखिरकार वो पैसा ट्रस्ट तक नहीं पहुंचा है। ट्रस्ट को जो भी मिला है उसे वेबसाइट पर दिखाया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका पैसा पहुंच गया है। ये कोई टकराव वाला मामला नहीं है। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों की तरफ से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का हर नागरिक का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों को लगी चोटों की बराबर चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ज्यादतियों की जांच होनी चाहिए। साथ ही ये भी जानना होगा कि हिंसक प्रदर्शनकारियों से घायल पुलिसकर्मियों को जरूरी सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए थे। शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन का मतलब लाठीचार्ज नहीं है, साथ ही आंदोलन का मतलब हिंसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरे देश के लिए एक जैसी गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है और इसके लिए याचिकाकर्ताओं या सरकारों को टकराव वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब कल करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे राज्यों का भी मामला रखा गया। कल सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की जाएगी। पूरे देश में ऐसे मामलों के लिए एसओपी बनाने पर विचार किया जाएगा। हाथ से मैला ढोने से होने वाली मौतों से जुड़ा अवमानना केस। सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा अवमानना नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, हाथ से मैला ढोने के कारण होने वाली मौतों को ना रोकने पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों ना की जाए। सीवर की सफाई और मैनुअल स्क्वैजिंग को रोकने के लिए डॉक्टर बलराम ने दायर की थी जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में इस समस्या को खत्म करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीवर से जुड़ी मौतों के मामले में मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी थी। इसके बाद जनवरी 2025 में अदालत ने 6 महानगरों में मैनुअल स्क्वैजिंग और सीवर की सफाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। 2024 में महाराष्ट्र में 17, तमिलनाडु में 12 और राजस्थान में 13 मौतें हुई। अन्य राज्यों में गुजरात और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। कृष्णा नदी जल बंटवारे पर केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती। कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे पर केंद्र सरकार के 2023 की अधिसूचना को चुनौती दी गई। चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब सितंबर के पहले हफ्ते में करेगा सुनवाई। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि वो इस मामले का फैसला किए बिना रिटायर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी 7 जजों की बेंच बनाने की प्रक्रिया में है, लेकिन ये मामला 3 जजों के सामने है। उन्होंने कहा कि जल्द ही से ऐसी बेंच के सामने
लिस्ट करेंगे जो जल्द से जल्द इस पर सुनवाई कर सके। आंध्र प्रदेश का तर्क है कि यह आदेश आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 को दरकिनार करता है, जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए ऊपरी हिस्से का बंटवारा पहले ही तय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने 1000 से कम उपभोक्ता मामलों वाले राज्यों को दी अनुमति। जिला मंचों को युक्त संगत बनाने की दी अनुमति। कहा कि जिन राज्यों में 1000 से कम उपभोक्ता विवाद लंबित हैं, वे कुछ जिला उपभोक्ता मंचों को समाप्त कर सकते हैं। संबंधित हाईकोर्ट से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उन मामलों को नियमित अदालतों में स्थानांतरित कर सकते हैं। कृष्णा नदी जल बंटवारे पर केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती। कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे पर केंद्र सरकार के 2023 की अधिसूचना को चुनौती दी गई। चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब सितंबर के पहले हफ्ते में करेगा सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वो इस मामले का फैसला किए बिना रिटायर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी 7 जजों की बेंच बनाने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन ये मामला 3 जजों के सामने है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे ऐसी बेंच के सामने लिस्ट करेंगे जो जल्द से जल्द इस पर सुनवाई कर सके। आंध्र प्रदेश का तर्क है कि ये आदेश आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 को दरकिनार करता है, जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए ऊपरी हिस्से का बंटवारा पहले ही तय हो चुका है। डिजिटल हो रही है देश की विधानसभाएं। नेवा से 21 विधानसभाएं बनी पूरी तरह से पेपरलेस। 37 में से 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं ने नेवा के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 21 विधानसभाएं नेवा के तहत पूरी तरह से डिजिटल विधानसभाओं में बदल चुकी हैं। संसद के दोनों सदन नेवा परियोजना के दायरे से बाहर हैं। नेवा से पेपरलेस कार्यप्रणाली, तेज विधायी प्रक्रिया और दस्तावेजों तक आसान पहुंच संभव हुई। नीति आयोग की मध्यावधि समीक्षा में नेवा को सफल बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार कागज की खपत घटी, विधायी कार्यों की गति बढ़ी और जनता को रियल टाइम विधायी दस्तावेज उपलब्ध हो रहे हैं। नेवा सेवा केंद्रास के माध्यम से प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता से प्लेटफॉर्म को अपनाने में मदद मिली। एप्लीकेशन को एनआईसी मेघराज 2.0 क्लाउड पर माइग्रेट कर साइबर सुरक्षा मजबूत की गई। भाषिणी इंटीग्रेशन से सार्वजनिक पोर्टल पर बहुभाषी टेक्स्ट टू टेक्स्ट अनुवाद की सुविधा मिली। ये जानकारी संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।
भारत ने यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। भारत ने ब्लैक सी में एक जहाज पर हुए हमले में भारतीय नाविकों की मौत के मामले में लिया एक्शन। यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया है। भारतीय नाविकों की यूनियनों ने हमले के लिए यूक्रेनी ड्रोन को जिम्मेदार बताया। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को यूक्रेन के सामने मजबूती से उठाया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज एमवी ओमोफी पर 18 जुलाई को ब्लैक सी से गुजरते समय हमला हुआ था। मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जारी एक बयान में कहा था कि यह हमला कथित तौर पर रूसी क्षेत्रीय जल क्षेत्र में हुआ। हमले के समय जहाज पर 10 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें 3 भारतीय नाविक थे। हमले में भारतीय क्रू मेंबर और चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत हो गई। जहाज पर मौजूद 2 अन्य भारतीय क्रू मेंबर्स सुरक्षित बताए गए। महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। उड़ीसा सरकार ने फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की। उड़ीसा सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई। सीबीएफसी से फिल्म को मिल चुकी है हरी झंडी। सीजीआई सूर्यकांत की पीठ के सामने मामला पहुंचा। पहले 28 जुलाई या उसके बाद रिलीज की मिली थी अनुमति। सुरक्षा और शांति व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा विचार। भारत मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब 2009 के 1,12,000 के मुकाबले 2025 में 5,07,000 विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत पहुंचे। भारत का मेडिकल टूरिज्म बाजार 2025 में 84,000 करोड़, 2030 तक 1.56 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान। सस्ता इलाज, विशेषज्ञ डॉक्टर, तेज जांच और कम वेटिंग टाइम विदेशी मरीजों को आकर्षित कर रहा है। देश में 69,000 से अधिक अस्पताल, 12 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर और मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। भारत अब 172 देशों के नागरिकों को ई मेडिकल वीजा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। सरकार और स्वास्थ्य क्षेत्र की पहल से भारत वैश्विक मेडिकल टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।